नमस्कार व्यूअर्स। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक के बारे में आप जानते भी हैं और आप इसे अच्छे से समझते भी हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर लॉ, पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक एक्सप्लोसिव मिक्स देखने को मिल रहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का स्टांस भी है। जी हाँ, हम बात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस केस में कई सारी पिटीशंस और इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को सुना और साथ ही एक इंटरिम ऑर्डर पर अपना जजमेंट भी रिजर्व कर लिया। हालांकि वो जजमेंट अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुआ है और पेंडिंग है, लेकिन उसी बीच एक और ऐसी एप्लीकेशन हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है जिसने वक्फ एक्ट की कंट्रोवर्सी को फिर से खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आपको याद होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने 6 जून को एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत उन्होंने कहा कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो भी ओनर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टी के, वो इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कही गई और साथ ही 6 महीने की एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई। यानी कि इस डेडलाइन के तहत 6 महीने के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना मैंडेटरी है एज पर यूनियन गवर्नमेंट। अब आप खुद ही सोचिए कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी पेंडिंग है, अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुआ है, वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का ये मूव वक्फ प्रॉपर्टी ओनर्स यानी कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उन्होंने किस तरह लिया होगा। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इसी सिलसिले में एक जो एप्लीकेशन है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। उस एप्लीकेशन को सुनते हुए एक कोर्ट रूम एक्सचेंज भी हमें देखने को मिला, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कुछ रिमार्क्स, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए और साथ ही जो अपना जजमेंट है वो भी सुनाया। तो इससे पहले कि हम जाने कि क्या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस एप्लीकेशन पर दिया है, आइए समझते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या कहती है और साथ ही देखते हैं कि हियरिंग के दौरान क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान वहां पर लेके जाना चाहूंगी जहां पर ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस हुआ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लॉयर जब सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने प्रेजेंट हुए, तो जैसे ही लॉयर अपनी एप्लीकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपना सबमिशन दिया। अपने पहले सबमिशन में उन्होंने कहा, वी sought to file an interim application for directions, but the apex court registry is not allowing it, saying that the judgment is already reserved। यानी कि आप देख सकते हैं कि लॉयर का कहना था कि हमने कोशिश की अपनी एप्लीकेशन को बेंच के सामने लाने की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उन्होंने हमें मना कर दिया क्योंकि ये जजमेंट इस केस पर ऑलरेडी रिजर्व था। दर्शकों, ये सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने अपना रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि वी हैव ऑलरेडी रिजर्व द ऑर्डर इन द मैटर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ साथ CGI का भी यही मानना था कि हम ऑलरेडी इस केस पर अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लॉयर ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश की कि क्यों ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये एप्लीकेशन सुननी चाहिए इररिस्पेक्टिव की जजमेंट अभी भी रिजर्व्ड है। तो लॉयर ने कहा कि द प्रॉब्लम इज दैट द क्लॉक इज टिकिंग एंड द सेंटर हैज गिवन 6 months टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉयर है वो ध्यान इस डेडलाइन की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि जो ये डेडलाइन है ये 6 महीने की डेडलाइन है और हमारे लिए जो घड़ी की सुई है वो लगातार टिक टिक कर रही है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट को ये एप्लीकेशन सुननी चाहिए? क्या उनको देखना चाहिए कि जो एप्लीकेशन के ग्रीवियांस है वो क्या कहते हैं, या फिर जो मुस्लिम समुदाय हैं उन्हें जजमेंट का वेट करना चाहिए? तो दर्शकों, जब ये मैटर थोड़ा और आगे बढ़ा तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉयर से कहा कि आप रजिस्टर कीजिए। यानी कि जो पोर्टल उम्मीद पोर्टल जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आप उस पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो लॉयर ने और भी कई सबमिशंस रखे थे। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को कोर्ट के सामने पेश करते हुए बताया था कि क्यों वो चाहते हैं कि जो ये एप्लीकेशन है ये ऑर्डर के आने से पहले सुनी जाए और क्यों किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट का जो ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने का जो कदम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। तो दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो इस केस में जो पिटिशनर है जिन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की है उनका नाम है मोहम्मद फजल रहीम एंड अनदर। ये इस केस में पिटिशनर है और जब केस का मेन मैटर हुआ था तब भी इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी और कोर्ट के सामने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अपोज किया था। अब वही फिर से एक और एप्लीकेशन लेकर आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन फाइल की है। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो इस एप्लीकेशन में दिया गया है जहां पर ये बताया गया है कि वक्फ एक्ट 2025 जो है वो आर्टिकल 14, 15, 19, 25 एंड 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है।
यानी कि ये जितने भी एक्ट यहाँ पर मेंशन किए जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सब का वायलेशन होता है अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो प्रैक्टिस में आया या उसे लॉ बनाया गया तो। इसके बाद जो लॉयर है उन्होंने कहा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ऑलरेडी अपनी मेन जो पिटीशन थी उसमें दे चुके थे, इसीलिए फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी यानी कि एप्लीकेशन को छोटा रखने के लिए वो सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दोहरा नहीं रहे हैं। इंस्टेड उन्होंने डायरेक्टली जंप किया अपनी एप्लीकेशन के जो मेन ग्राउंड्स थे उस पे। सबसे पहले उन्होंने जो पार्ट 1 बनाया है अपनी एप्लीकेशन में, उसमें उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट रिट पिटीशन है यानी कि जो मेन पिटीशन है जो डील करती है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से, उसमें उसका भी प्रेजेंटली क्या स्टेटस है। तो उन्होंने बहुत ब्रीफली इस चीज को बताया कि जो रिट पिटीशन थी वो 8 अप्रैल 2025 को फाइल की गई थी, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें एक इंटरिम स्टे भी ग्रांट किया। कुछ जो प्रोविजंस थे, आपको याद होगा कि 2 प्रोविजन थे वक्फ बाय यूजर को लेकर और कुछ प्रॉपर्टीज के जो कुछ डिमांड्स जो पिटिशनर्स ने की थी उसको लेकर इंटरिम स्टे दिया गया था जब तक ऑर्डर पास नहीं होता और जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेता कि क्या ये एक्ट इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष में इस चीज को डिसाइड ना किया जाए। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिटिशनर ये भी कह रहे हैं कि 5 मई 2025 को केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट हुआ, जहां पर जो दोनों पार्टीज ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लर्नेड एसजी ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती या सुप्रीम कोर्ट का अगला डायरेक्शन नहीं आएगा तब तक इस एक्ट के सिलसिले में कोई भी कदम हम उठाएंगे नहीं। ये एश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने एसजी मेहता द्वारा दिया गया था, जिसके बाद सारी पार्टीज को सुना गया और 22 मई 2025 को जजमेंट इंटरिम रिलीफ के लिए रिजर्व किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग कंटिन्यू की, उन्होंने दोनों पार्टीज को सुना और उसके बाद 22 मई 2025 को इंटरिम रिलीफ पर अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया। ये ऑर्डर अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पिटिशनर ने जो अपना सेकंड पार्ट बनाया है वो बनाया है ओकेजन टू मूव द प्रेजेंट एप्लीकेशन, यानी कि क्या जरूरत आ पड़ी कि लॉयर को ये एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी। अगर आप इस पार्ट के पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्रीफली यहाँ पर बहुत ही कंसाइज मैनर में लॉयर ने अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो कंसर्न्स है वो बेंच के सामने रखे। उन्होंने बोला कि द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज being moved by the petitioner seeking certain directions since despite the case have been heard for the grant of interim stay, Union of India's assurances to this honorable court, the Union of India is proceeding to enforce the Impugn Act by publishing and giving effect to the provisions of the act through the establishment of the उम्मीद पोर्टल। यानी कि केस को सुने जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस के जो मेन प्रोविजंस हैं उनके ऊपर वर्डिक्ट आने से पहले यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा एश्योरेंस देने के बावजूद उन्होंने एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया है और वो भी वक्फ एक्ट के तहत, यानी कि वक्फ एक्ट ही जो है वो उस उम्मीद पोर्टल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और जब वो एक्ट ही क्वेश्चनेबल है, अभी तक उस पर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं है, तो कैसे उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया जा सकता है? ये एक तरह से इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। दर्शकों, आगे लॉयर कहते हैं कि जो ये ओकेजन है इस पिटीशन को फाइल करने का या इस एप्लीकेशन को फाइल करने का, वो अराइज हुआ क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर स्टे एंड अवेटिंग अ जजमेंट ऑन इंटरिम रिलीफ, द रिस्पोंडेंट आर प्रोसीडिंग विद द एनफोर्समेंट ऑफ द पोर्टल एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी कि जब ये चीजें ऑलरेडी पेंडिंग है, अभी तक इस पे कोई फाइनलिटी नहीं हुई है, उसी बीच हम देख रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स है यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो पोर्टल को इन्फोर्स कर रहे हैं और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम वो डिमांड पूरी नहीं करते हैं, यानी कि फेलिंग विच अगर हम वो चीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनका जो वक्फ स्टेटस है, यानी कि जो वक्फ रिकॉग्निशन स्टेटस उन प्रॉपर्टीज को मिल रखा है, वो फेल हो जाता है। सिंस द इम्प्यून एक्ट एबॉलिशेस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोटेक्शन टू वक्फ बाय यूजर, दैट टू रेट्रोस्पेक्टिवली। और ये ऐसा क्यों होगा? क्यों वक्फ प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो छीन लिया जाएगा? क्योंकि जो एक्ट है, जो एक्ट इन क्वेश्चन है, वही कहता है कि वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट है अब वो नहीं रहेगा और वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज को मिलती है वो हटा दी जाएगी। अब क्योंकि उम्मीद पोर्टल वक्फ एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट हो रहा है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं हुई हैं उनका स्टेटस छीन लिया जाएगा। तो दर्शकों, इतना कहने के बाद कुछ डायरेक्शंस हैं जो लॉयर ने डिमांड किए हैं। अगर हम उन डायरेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो लॉयर ने कहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट has notified the Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development Rules 2025। अगर मैं आपको कहूं तो ये उम्मीद
पोर्टल जो है ये उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025। इसका सेक्शन 3 कहता है that the creation of a database and portal for uploading details of work properties including registration of वक्फ, यानी कि जो सेक्शन 3 वक्फ एक्ट का है वो कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है और एक पोर्टल बनाने की जरूरत है ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल है इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ औकफ, यानी कि जो मैनेज कर रहे हैं, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, उसकी डिटेल्स के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी उसमें होनी चाहिए, तभी जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको वेल मैनेज किया जा सकता है और इसीलिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे एप्लीकेंट ने जो है वो लिबर्टी सीख की है कि वो इस रूल को चैलेंज कर सके और इसीलिए उसको सेपरेटली सुना जाए, यानी कि जो ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, जो केस अभी ऑलरेडी रिजर्व्ड है जिसपे अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया, उससे अलग इस एप्लीकेशन को सुना जाए और एक जो क्विक रिड्रेसल रिलीफ होता है वो एप्लीकेंट को दिया जाए। जी दर्शकों, तो आगे एप्लीकेंट कहते हैं कि जो उम्मीद पोर्टल है जो 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया वो teeth of illegal and convoluted and oppressive registration provisions है which is under challenge before this honorable court। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सीरियस वर्ड्स में उम्मीद पोर्टल और इन रूल्स को चैलेंज किया गया है। एप्लीकेंट ने क्लियरली बोला है कि ये जो है ये इन टीथ ऑफ इलीगल है, कॉन्वुलेटेड है और ऑप्रेसिव है। रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस विच इज अंडर द चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जब अगर पूरा एक्ट ही अंडर चैलेंज है तो जो ये सेपरेटली उम्मीद पोर्टल को लॉन्च करना है ये भी गलत है, इलीगल है। आगे लॉयर ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन विच इज प्रिसीडिंग डिस्पाइट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैविंग रिजर्व जजमेंट ऑन स्टे एप्लीकेशन चैलेंजिंग द एक्ट constitutional validity and its enforcement is not only improper but offends the majesty and dignity of the honorable court। तो यहाँ पे एक और बड़ा जो एलिगेशन है, जो आर्ग्यूमेंट है वो लॉयर ने रखा और उसके तहत उन्होंने बोला कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट अभी तक रिजर्व कर रखा है उसको भी बाईपास कर रहा है, यानी कि उससे आगे जाकर उन्होंने ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है और अब रजिस्ट्रेशन उसमें मैंडेटरी करवा दी गई है। तो ये भी एक तरह से इम्प्रॉपर है और जो ऑनरेबल कोर्ट की एक मेजेस्टी होती है, एक मान होता है, सम्मान होता है, उसको भी यहाँ पर ठेस पहुंची है। दर्शकों, अब इस पूरे मुद्दे में ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों उम्मीद पोर्टल जो है वो लीगली वैलिड नहीं है एज पर लॉयर। क्यों मुस्लिम समुदाय को लगता है कि जो उम्मीद पोर्टल यूनियन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और क्या लीगल प्रोविजंस हैं जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वकीफ डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द उम्मीद पोर्टल, यानी कि जो उम्मीद पोर्टल है उसमें वकीफ यानी कि जो ओरिजिनल ओनर होता है वक्फ प्रॉपर्टी का, किसी भी प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल ओनर होता है उसकी डिटेल भी मांगी गई है। तो उन्होंने कहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो सेंचुरीज ओल्ड है, यानी कि वो 1920 सेंचुरी से जो प्रॉपर्टीज है वो एज अ वक्फ डिक्लेयर की गई हैं। तो ऐसे में सेंचुरीज ओल्ड प्रॉपर्टीज जो उस टाइम बनी थी, अभी उसके वक़िफ की आइडेंटिटी देना, या तो वो एंटीकिटी में लॉस हो चुकी है, किसी पेपर में कुछ पुराने हमारे जो दस्तावेज होते हैं उसमें वो गुम हो चुकी है, या फिर कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं की गई फॉर्मली। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये बताना कि उस प्रॉपर्टी का असली यानी कि ओरिजिनल मालिक कौन था ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी बोला है कि अंडर द मुस्लिम लॉ वक्फ बाय यूजर इज रिकॉग्नाइज्ड वेयर कंटिन्यूअस पब्लिक यूज फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस एस्टैब्लिश्ड वक्फ इवन विदाउट अ नोन वकीफ, यानी कि मुस्लिम लॉ के तहत जो वक्फ बाय यूजर होता है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम वो जो प्रॉपर्टी होती है या जो वो पर्सन होता है वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ इस्टेब्लिश करता है और उसके कंटिन्यूअस यूसेज से वक्फ बाय यूजर जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो दर्शकों, लॉयर का कहना है कि ऐसे में सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली एक्सक्लूड जेन्युइन वक्फ लैंड्स फ्रॉम द एनरोलमेंट मेनली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ द वकीफ, यानी कि अगर हमारे पास वो डाटा नहीं है तो हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, और अगर हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो जो जेन्युइन वक्फ लैंड्स हैं वो एनरोलमेंट प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। यूनियन ऑफ इंडिया जो चाहती है कि सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को एक ही जगह एस्टैब्लिश किया जाए, उनको मैनेज किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, तो उनका जो जेन्युइन स्टेटस है वो उनसे छीन लिया जाएगा। दर्शकों, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर उठाया गया है उम्मीद पोर्टल को लेकर वो है एनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ मुतावली ऑन सेंट्रल पोर्टल। पहले वक्फ प्रॉपर्टी की बात हुई थी पहले पॉइंट में, अब दूसरे पॉइंट में बात हो रही है मुतावलीज की।
मुतावलीज आर द पर्सन्स, या आप कह लीजिए वो वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजर्स होते हैं, तो उनकी भी डिटेल जो है वो सेंटर का जो ये पोर्टल है ये मांगता है। तो उसमें कहा गया है कि इम्प्यून इनरोलमेंट फ्रॉम फॉर्म मैंडेट्स डिटेल्स सच एज डेट ऑफ क्रिएशन, वक्फ डीड, registration date and area particulars presuming formal documentary creation of every वफ। तो जो वफ पोर्टल है वो इन सारी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट मांगता है। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द मुस्लिम लॉ। अगेन वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लॉ है वो इससे एकदम विपरीत है, क्योंकि वो वफ बाय यूजर को रिकॉग्नाइज करता है, जो हमने अपने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया। और कोई रिटन डीड ना होने की वजह से, पुराने दस्तावेजों के गुम हो जाने की वजह से, या कभी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मली यानी कि स्टोर करके रखे ना जाने की वजह से ऐसी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि सच मैंडेटरी फील्ड्स आर डेलिबरेटली डिजाइन टू एक्सक्लूड जेन्युइन वफ प्रॉपर्टीज लैकिंग फॉर्मल डीड्स और क्रिएशन रिकॉर्ड्स। तो जानबूझकर जो है जो वफ प्रॉपर्टीज हैं उनको इस चीज से एक्सक्लूड किया जा रहा है, जो जेन्युइन वफ लैंड्स हैं उनको इस चीज से हटाया जा रहा है, वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन देयर रिमूवल फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड एलियनेशन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो अगर वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी पिछड़ जाएंगे, उनसे भी अलग हो जाएंगे। दर्शकों, अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन में आर्टिकल 300A का भी वायलेशन बताया है। इट सेज दैट वायलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन हैज द इफेक्ट ऑफ disentitling and later dispossessing the Muslim community of its religious and charitable lands under the guise of regulatory compliance। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लीगल आर्टिकल को यहाँ पर कोट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को कोट किया गया है, जिसके तहत बोला गया है कि कैसे जो ये एक्शन है यूनियन ऑफ इंडिया का वो अनकंस्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और इसके तहत जो वक्फ बाय यूजर है और जिनकी जो जेन्युइन वक्फ लैंड्स हैं उनको ठेस पहुंचेगी। दर्शकों, इसके बाद बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल प्रोविजन की, या आप कह लीजिए उस कंट्रोवर्शियल इशू की, जो हमें मेन पिटीशन में भी उठता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि गवर्नमेंट का कहना था कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लैंड है, और उनका जो वक्फ उनको बना दिया गया है वो सही नहीं है। लेकिन वहीं जो मुस्लिम समुदाय था उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर इंक्रोच कर रही है, जानबूझकर जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको अपना कह रही है। तो यहाँ पर एक इशू ये भी उठाया गया कि गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सॉट इन द फॉर्म, यानी कि जो सेंट्रल का उम्मीद पोर्टल है उसमें गवर्नमेंट लैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सॉट इन द फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में गवर्नमेंट लैंड के बारे में भी बात की गई है कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट लैंड है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगा गया है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहला पॉइंट रेस किया गया वो ये था प्रिजम्पशन ऑफ इलीगैलिटी का, यानी कि जो पोर्टल है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो वक्फ लैंड्स को या तो गवर्नमेंट लैंड प्रिज्यूम करता है या फिर इंक्रोचमेंट लैंड्स प्रिज्यूम करता है। तो पहले ही अगर किसी चीज को प्रिज्यूम कर लिया जाए कि या तो वो गवर्नमेंट लैंड है या फिर इंक्रोच्ड लैंड है, तो जो एक प्रिंसिपल होता है लॉ के अंदर, जो एक प्रिंसिपल होता है वो हैम्पर हो जाता है। तो ये लीगल प्रिजम्पशन जो है यहाँ पर लॉयर ने कही है वो गलत है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इम्प्रैक्टिकल फॉर ओल्ड वफ, यानी कि जो हिस्टोरिकल वफ क्रिएशंस हैं, जो पुरानी वफ क्रिएशंस हैं, उसके तहत ये पता लगा पाना कि वो वफ प्रॉपर्टीज क्या गवर्नमेंट लैंड थी या इंक्रोच लैंड थी, ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में भी अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट कहता है फैसिलिटेट्स डिस्प्यूट्स एंड डिस्पोजेशन, यानी बाय क्लासिफाइंग वफ लैंड्स अंडर गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन द प्रोविजन लेजिटिमाइजेस स्टेट क्लेम्स एंड फॉस्टर्स डिस्प्यूट रेदर देन प्रोटेक्टिंग वफ। यानी कि अगर हम इस हेड के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम बता भी रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये गवर्नमेंट लैंड है, तो इसके तहत जो प्रोटेक्शन है वफ को, उसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। उल्टा उसके तहत जो डिस्प्यूट्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो क्लेम्स होंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी है, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए लॉयर का कहना है कि पहली बात तो ये मुस्लिम लॉ के ही आर्बिट्ररी है, मुस्लिम लॉ के खिलाफ है। दूसरा, इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वफ बाय इम्पोजिंग बर्डन्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर रिलीजन और चैरिटेबल इंडाउनमेंट्स, यानी कि किसी और टेम्पल या इंडाउनमेंट्स या जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनसे भी हमें डिस्क्रिमिनेट करता है आर्टिकल 14 के तहत, क्योंकि कोई भी और ऐसा लॉ नहीं है जो ये रिक्वायरमेंट मांगता है, ये फॉर्म फिल करने की बात करता है इस नेचर का। तो दर्शकों, अगला जो पॉइंट है वो डील करता है इंक्रोचमेंट एलिनेटेड या प्रॉपर्टी डिटेल से। अगर आप देख भी पाएंगे तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो उम्मीद पोर्टल है वो इस तरह का फॉर्म देता है जहां पे ये सारी डिटेल्स मांगी गई है। अब इसी डिटेल को बेस बनाते हुए लॉयर ने कहा है कि ये जो फील्ड है इट डील्स विद द रिलीजन ऑफ इंक्रोचर, यानी कि जो इंक्रोचर है उसके रिलीजन से
डील कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास वक्फ प्रॉपर्टी है और वो वक्फ प्रॉपर्टी जो लैंड है, अगर वो किसी हिंदू रिलीजन पर्सन की प्रॉपर्टी है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो इंक्रोचर। तो दर्शकों, जो अगला पॉइंट है वो काफी ज्यादा सीरियस है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये डील करता है इंक्रोचमेंट से। जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे डील करता है। अगर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे तो एक फॉर्म है, ये फॉर्म लॉयर ने अटैच किया है अपनी एप्लीकेशन में उम्मीद पोर्टल से स्क्रीनशॉट लेकर। इसमें जिस एक पॉइंट पर जो लॉयर है उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम है और कंसर्न है वो रेस किए, वो रिलीजन ऑफ इंक्रोचर को लेकर थे। तो लॉयर कहते हैं कि जो ये रिलीजन पूछा गया है इंक्रोचर का, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म, इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो लॉ के तहत हमें इक्वालिटी मिली है, ये उसको इंक्रोच करता है, उसको वायलेट करता है। और डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे की लॉ के तहत किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको भी डिस्क्रिमिनेट करता है। आगे लॉयर ने कहा है कि रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिलीजन ऑफ द इंक्रोचर सर्व्स नो लेजिटिमेट स्टेट पर्पस एंड हैज नो रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो दर्शकों, आप खुद ही सोचिए कि अगर आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, कोई सरकार आपसे फॉर्म फिल करवा रही है और वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका रिलीजन क्या है। अगर आपके पास कोई लैंड है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है या सिख है। आपको अपना जो रिलीजन है वहां पर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो इंक्रोचर है, यानी कि जिसने उस गवर्नमेंट लैंड में यहाँ पर जो इंक्रोचर है, यानी कि जो वक्फ होल्डर्स हैं, अगर उन्होंने इंक्रोच की है किसी की प्रॉपर्टी, तो उनको मेंशन करना पड़ेगा कि जो इंक्रोचर है उसका रिलीजन क्या है, विच इज नॉट राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे ये भी बोला गया है कि द आइडेंटिटी और रिलीजन ऑफ एन इंक्रोचर इज इररेलेवेंट फॉर एविक्शन और इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स अंडर लॉ। यानी कि ये रिलीजन पूछना, रिलीजन मांगना, ये तो कोई बेस ही नहीं है, इसका लॉ के तहत कोई काम नहीं है। अगला पॉइंट दर्शकों, लॉयर ने लिखा है कि द मैटर इज सब जुडिस एंड इन द मेजेस्टी ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो मैटर है अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, इट इज ऑन गोइंग, इट इज स्टिल पेंडिंग, उसका जजमेंट अभी आना बाकी है। ऐसे में अगर उम्मीद पोर्टल आ रहा है उस एक्ट के तहत, जिस एक्ट को ही चैलेंज किया गया है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और जो ऑनरेबल कोर्ट की मेजेस्टी है उसको ऑफेंड करने वाली ये बात हो जाती है। जी, जैसे ये लिखा है, द प्रोसीडिंग विद द इन्फोर्समेंट व्हाइल दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज रिजर्व जजमेंट ऑन द स्टे एप्लीकेशन creates a situation of fight a comply, undermining the authority and effective adjudication power of the court. आगे ये भी लिखा गया है that it risk rendering any future judicial pronouncement by creating irreversible legal and practical consequences before the court. यानी कि अगर ये चीज इन्फोर्स में आ गई, ये चीज प्रैक्टिस में आ गई, तो फ्यूचर में अगर कोई फ्यूचर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होती है, इस वर्डिक्ट पे अगर आगे चलकर कुछ प्रोनाउंसमेंट होगी, तो उस सिचुएशन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे में इस उम्मीद पोर्टल को लॉन्च नहीं करना चाहिए, इस पे स्टे लगाना चाहिए। तो दर्शकों, एक और पॉइंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट का भी यहाँ पर रेज किया गया है। जो हम कह ही रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का ऐसा एक्शन उम्मीद पोर्टल को लेकर आना जब कोर्ट के सामने मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, वो जो ऑनरेबल कोर्ट है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी रिस्पेक्ट को भी खत्म करता है। यानी कि लॉयर का कहना है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने लॉ की भी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं की और इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया। अब यहाँ से आगे इस प्रोविजंस में जो बातें, इस एप्लीकेशन में जो बातें हो रही हैं, वो पावर टू स्टे को लेकर हो रही हैं। आप अगर इस एप्लीकेशन में नीचे जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट पर हमारे आर्टिकल के साथ ये एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पूरा यही बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस उम्मीद पोर्टल को स्टे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस थे पास्ट में भी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मैटर्स में एक्शन लिया था। फॉर एग्जांपल, उन्होंने फार्म लॉज को स्टे किया था। और जो उम्मीद पोर्टल, यहाँ पे फिर से उनको एग्जांपल दिया गया है कि जो उम्मीद पोर्टल है, ये इलिस्ट्रेट करता है हाउ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन रूल्स इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। तो उम्मीद पोर्टल जो है वो एक क्लियर कट, एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो स्टे देना चाहिए इस उम्मीद पोर्टल पे, जब तक जो वर्डिक्ट है वो अनाउंस नहीं होता, प्रोनाउंस नहीं होता, और उसका ऑर्डर जो है वो सबको अवेलेबल नहीं होता, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, क्या वो सही है, नहीं है। तो
तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक उसके तहत कुछ भी प्रोसेस करना, किसी भी चीज़ को लॉन्च करना या कोई भी स्टेप लेना बाय द एग्जीक्यूटिव इज़ रॉन्ग। तो दर्शकों अब हम अपनी एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स है उसके अंत में पहुँचने जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉयर ने प्रे किया है कि अगर उम्मीद पोर्टल जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसने जो लॉन्च किया है, अगर उसे स्टे नहीं किया गया देन द पिटिशनर एंड पर्टिकुलरली द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी विल सफर इररिपेरेबल हार्म। तो वो ऐसा हार्म सफर करेंगे जिसको वापस से रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि सडन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उम्मीद एक्ट and portal despite pending judicial challenge is leaving people unsure about their rights and obligations। तो अचानक से इस उम्मीद पोर्टल के लॉन्च होने से कई सारी कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो गई है। कई सारे लोग हैं जो उनके डाउट्स जो है वो उभर कर बाहर आ रहे हैं। वो एकदम कंफ्यूज्ड है कि क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करना चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन, ये जो अनक्लैरिटी है वो इस उम्मीद पोर्टल के थ्रू लोगों में देखने को मिली है। तो दर्शकों इतने सारे लीगल प्रोविजंस को साइट करते हुए, इतने सारे इंस्टांसेस को साइट करते हुए, साथ ही ये भी बताते हुए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पोर्टल का जो लॉन्च है वो स्टे कर सकता है। इस पोर्टल के तहत जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उनको रुकवा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता। इतनी सारी चीजों को बोलने के बाद अब एंड में जो लॉयर है उन्होंने प्रे किया है। उन्होंने बोला है कि एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए या कोई डायरेक्शन दिया जाए सस्पेंडिंग और स्टेइंग द प्रोसेस ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू द उम्मीद पोर्टल ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो जो उम्मीद पोर्टल के तहत जो प्रोसेस शुरू हो चुका है जहां पर लोग अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं और वो जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है, उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाए या फिर उसे कंप्लीटली स्टे कर दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि इसके अलावा अगर और कोई रिलीफ है जो कोर्ट को ठीक लगता है, उनकी समझ में अगर कोई और रिलीफ है जो देना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो दर्शकों हमने यहाँ पर देखा कि कैसे लॉयर ने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, इवन पास्ट प्रेसिडेंट्स के साथ अपने जो कंसर्न है उम्मीद पोर्टल को लेकर वो सामने रखे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो दर्शकों हमने देखा कि कैसे लॉयर ने अपनी एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में पास्ट इंसिडेंट्स को दिखाते हुए, अपने लीगल कंसर्न्स को उठाते हुए और जो आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं उसके तहत उन्होंने जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है उसके सारे कंसर्न्स कोर्ट के सामने रखे और बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया कि कैसे इस उम्मीद पोर्टल का लॉन्च और इसके तहत जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं वो जुडिशियल चैलेंजेस को भी हैम्पर करेगी, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं उनको क्रिएट करेगी और हो सकता है कि जो जजमेंट आने वाला है उस पर भी इम्पैक्ट पड़े। तो दर्शकों जब ये बात, जैसे कि हमने कहा स्टार्टिंग में कि जब हियरिंग हो रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई इस मैटर को सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका है। उसके बाद जब लॉयर ने और डिटेल में जाकर अपनी इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया, समझाया, लेकिन उनका ये समझाना भी कोर्ट को लगा कि जो जितनी भी बातें उन्होंने बोली हैं इस एप्लीकेशन के तहत और जो भी आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस उन्होंने रेज किए हैं, वो सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे। उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ही जो वर्डिक्ट आने वाला है वो प्रोनाउंस होगा। इसीलिए जो कोर्ट है, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी, उन्होंने इस एप्लीकेशन को सुनने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि हमने आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लिए हैं और इसी को ध्यान पे रखते हुए जो वर्डिक्ट आएगा उसमें जो आपके कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस किए जाएंगे। यानी कि जो उम्मीद पोर्टल की आप बात कर रहे हैं जो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, उसे लॉन्च होने दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन हम आपको रिलीफ उस ऑर्डर में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको उसमें पता चल जाएगा। तो दर्शकों अभी सिचुएशन ये है कि ये एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है, रिफ्यूज कर दी गई है सुनने से और उसके साथ ही जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग है। यानी कि इंटरिम रिलीफ पे जो ऑर्डर आना था सुनवाई के बाद वो अभी भी आया नहीं है। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय है उनके बीच में काफी एक अनरेस्ट सिचुएशन है। आए दिन कोई ना कोई अपडेट है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर हमें सुनाई देती है, हमें देखने को भी मिलती है। तो ये ऑर्डर जब तक आएगा नहीं तब तक ऐसी टेंशन्स बनी रहेगी, ऐसी पिटीशंस या एप्लीकेशंस हमें देखने को भी मिलती रहेगी। लेकिन लॉ चक्र आपके लिए वो सारी अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। सो स्टे ट्यून विथ अस एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।